हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अंकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल JEE मेन 2023 के पेपर सॉल्यूशन में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जन 2023 शिफ्ट सेकंड के पेपर सॉल्यूशन की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है when the hydrogen ion concentration H plus changes by factor of 1000 the value of pH of the solution। तो हमें पता करना है कि अगर H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन को हम 1000 फैक्टर से चेंज करेंगे तो pH की वैल्यू में कितना डिफरेंस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको pH का फॉर्मूला पता होना चाहिए। pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अच्छा, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को 1000 फैक्टर से चेंज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली pH इज इक्वल टू हुआ माइनस लॉग ऑफ 1000 दैट इज 10⁻³ के बराबर। सो pH इज इक्वल टू -3 लॉग ऑफ 10, आपका लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ऑफ m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n लॉग ऑफ m। अच्छा जी, तो यहां से आ गया pH इज इक्वल टू -3 क्योंकि लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है। तो -3 दैट मींस डिक्रीजेस बाय 3 यूनिट होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा अल्टीमेटली करेक्ट है। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। एक हमें अल्कोहल दे रखा है, रिएक्शन दे रखा है विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर हाई है। बताना है कि इसमें कौन सा एल्कीन यहाँ पर हमें बनेगा। हाइड्रोकार्बन की जो रिएक्शन होती है दैट इज डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उससे लिया हुआ ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, सॉल्यूशन ये रहा। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है जो OH ग्रुप होता है, देखिए ये देखो जो OH ग्रुप होता है ये एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। जब इस पर एसिडिक मीडियम में H प्लस इसको मिलता है तो H प्लस लेकर ये H2O में कन्वर्ट होता है और H2O एक गुड लिविंग ग्रुप होता है जो कि लीव कर जाता है। मतलब H प्लस लेने के बाद ये H2O की फॉर्म में लीव करेगा तो इस वाले C पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। ठीक है, ये बनेगा कार्बोकेटाइन और हमें पता है जब कार्बोकेटाइन बनता है तो फर्दर वो रीअरेंज हो सकता है इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो होगा ये कि यहाँ से यहाँ पर अब एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा तो इस वाले C पे चार्ज हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब पहले एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था जो अब एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। अब यही इसका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। लास्ट स्टेप में इसका होता है डीप्रोटोनेशन और इसमें एल्कीन बनती है, कौन सी याद होगी, सेडजेफ एल्कीन। सेडजेफ का मतलब मोर स्टेबल एल्कीन। तो मोर स्टेबल एल्कीन तभी बनेगा जब एडजेसेंट कार्बन ये वाला यहाँ से H एटम लीव करे, इस कार्बन से H एटम लीव करे और यहाँ पर बने डबल बॉन्ड। तो यही इसका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा और हम दे सकते हैं ऑप्शन वाइज। ये जो ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर 4, यही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दिया है कार्बन फॉर्म्स 2 इम्पोर्टेंट ऑक्साइड CO एंड CO2। करेक्ट है। CO इज न्यूट्रल वेयर एज CO2 इज एसिडिक इन नेचर, ये भी करेक्ट है, NCERT का क्वेश्चन है। रीजन दिया है CO2 कैन कंबाइन विद वाटर इन लिमिटेड वे टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है। एसिडिक ऑक्साइड वही कंसिडर किए जाते हैं जिन्हें वाटर में डिजॉल्व करने पर वो कोई एसिड फॉर्म करते हैं। वाइल CO इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी करेक्ट है। जो न्यूट्रल ऑक्साइड है वो वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल होंगे। तो दोनों करेक्ट हैं ये, और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये भी असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। द एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू रिड्यूसिंग फ्लेम, ये गलत हो गया क्योंकि रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर नहीं देते, ये कलर देंगे किसमें, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। इनका जो कलर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रहेगा।
और एल्कली मेटल्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फ्लेम टेस्ट, ये भी करेक्ट है। ये करेक्ट है, रीज़न करेक्ट है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इन्होंने ये रिड्यूसिंग फ्लेम दे दिया। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देते हैं कलर, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए, आयनोइज एनर्जी कम होने से। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट as a strong oxidizing agent in acidic solution during this process the oxidation state changes from, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। +6 में रहता है, जब ये रिड्यूस होता है तो +3 में चला जाता है, तो चेंजेज +6 से कहाँ होगा, +3 में। चलिए बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीमर से लिया हुआ है। कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन इसमें दे रखा है। लिस्ट 1 दे रखा है नेम ऑफ पॉलीमर, और इधर दे रखा है लिस्ट 2 यूजेस। क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है तब कहा जाता है कि जितने भी पॉलीमर हैं उनके मोनोमर, पॉलीमर, उनके यूजेस वगैरह ये सब अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रिक्वेंटली। हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से पॉलीमर में से, बायोमोलिक्यूल में से और केमिस्ट्री एंड एवरीडे में से, इन 3 चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरी यही आप लोगों को एडवाइस रहेगी कि जब भी आप ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन करें इन 3 चैप्टर को बहुत ज़्यादा फोकस करें। हर पेपर में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्लिप्टल दे रखा है, नियोप्रीन, एक्रेलिन, LDP दैट इज़ लो डेंसिटी पॉलीमर, लो डेंसिटी पॉलीथीन है। इनके हमें यूजेस बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रहा ग्लिप्टल जो होता है, ग्लिप्टल का यूज़ होता है पेंट एंड लिक्विड्स में, ठीक है ना। नियोप्रीन का जो यूज़ होता है वो होता है गास्केट में। एक्रेलिन का जो यूज़ होता है वो होता है सिंथेटिक वूल में। और LDP मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज़ होता है फ्लेक्सिबल पाइप में। तो अगर इसको हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आता है। तो यहाँ पर अगर हम मैच करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। Which of the following represents the correct order of metallic character of the given element? तो जानते हैं मेटालिक करेक्टर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक करेक्टर क्या होगा, कम होंगे। मेटालिक करेक्टर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, और डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक करेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइज एनर्जी बढ़ती है, मेटालिक करेक्टर कम हो जाएंगे। डाउन द ग्रुप आयनाइज एनर्जी कम होगी, मेटालिक करेक्टर बढ़ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर होगा पोटेशियम में, सबसे कम होगा सिलिकॉन में, मैग्नीशियम बेरिलियम में, मैग्नीशियम में ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ये भी एक फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है, कैटालिस्ट पूछे हुए हैं इसमें। कोबाल्ट का जो कैटालिस्ट है वो कहाँ यूज में लाते हैं, NCERT में दिया हुआ है। कोबाल्ट का कैटालिस्ट यूज में लाते हैं मिथेनॉल के प्रोडक्शन में। सिन गैस, निकल कैटालिस्ट और ब्राइन सॉल्यूशन। सिन गैस क्या है वास्तव में, कोल गैसिफिकेशन है। कोल पर जब वाटर वेपर्स की रिएक्शन कराते हैं तो सिन गैस बनती है, तो कोल गैसिफिकेशन हो गया। निकल कैटालिस्ट का यूज कहाँ करते हैं, वाटर गैस प्रोडक्शन में। और ब्राइन जानते हो, ब्राइन NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, उससे क्या मिलेगा तुम्हें, H2 और Cl2। कैथोड पर H2 और एनोड पर Cl2। ओके कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिसिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, GOC से लिया हुआ है। इसमें हमें कई सारी यहाँ पर अमाइंस दे रखा है, एलिफेटिक अमाइन भी दे रखा है और एरोमेटिक अमाइन भी दे रखा है। जैसे एनिलीन है, इथेन अमाइन है। इथेन अमाइन होता है 1 डिग्री अमाइन। यहाँ दे रखा है N इथाइल इथेन अमाइन, ये होता है 2 डिग्री अमाइन। और ये दे रखा है NN डाई इथाइल इथेन अमाइन, ये दे रखा है 3 डिग्री अमाइन। बेसिसिटी पर बेस्ड ऐसा ही क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था।
इवनिंग शिफ्ट में इथाइल दे रखा है, मॉर्निंग शिफ्ट में मिथाइल दे रखा था, बस यही फ़र्क था। वहाँ भी क्वेश्चन आया बेसिसिटी से, यहाँ पर भी क्वेश्चन आया बेसिसिटी से। हमें बताना है इनका पी के बी वैल्यू। अब यह भी एक चीज़ है, जो पी के बी वैल्यू होता है वो बेसिसिटी का रिवर्स होता है। जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा है उसका पी के बी वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पर पी के बी वैल्यू दे रखी है 3.25, 3.00, 9.38 एंड 3.29। इसमें से लीस्ट वैल्यू है ये, तो ये उसी की वैल्यू होगी जो मोस्ट बेसिक होगा। तो हमें पता है ये तीनों एलिफेटिक अमाइन है और ये एरोमेटिक अमाइन है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो बेसिसिटी ऑर्डर जो हम पढ़ते हैं वो ये है, मोस्ट बेसिक होता है कौन सा, 2 डिग्री अमाइन, उससे कम होता है 3 डिग्री अमाइन। इन द केस ऑफ इथाइल, इथाइल के केस में 3 डिग्री की बेसिसिटी 2 डिग्री से कम होती है, बट 1 डिग्री से तो ज़्यादा ही होती है। और इन सब में एनिलीन तो सबसे वीक बेस होगा, क्योंकि एनिलीन में जो लोन पेयर है वो बेंजीन के कॉन्जुगेशन में होगा, इसलिए ये वीक बेस हो जाता है। तो यहाँ पर देखो अगर ये मोस्ट बेसिक है तो डेफिनेटली इसकी पी के बी वैल्यू सबसे कम होगी, कितनी, 3.00, उससे ज़्यादा फिर 3.25, उससे ज़्यादा 3.29 और इसकी 9.38। देखो इसका एनिलीन का बेसिसिटी बहुत बहुत कम होता है इनके रेस्पेक्ट में। तो अगर ये ऑप्शंस हम मैच करें, 2 डिग्री अमाइन का 3.0, इसका 3.29, सॉरी इसका नहीं, इसका 1 डिग्री का 3.29 और एनिलीन का कितना, 9.38। तो ये ऑप्शन हमें मिलता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोमेरिज्म से लिया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मान सकता हूँ। यहाँ पर आइसोमेरिक पेयर दे रखा है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में बताना है कि ये कौन से आइसोमर्स होंगे। तो यहाँ पर देखो नंबर 1 दे रखा है प्रोपेन अमाइन एंड एन मिथाइल इथेन अमाइन। अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसा बनता है। यहाँ पर हमें कंपाउंड दे रखा था ये वाला प्रोपेन अमाइन और ये एन मिथाइल इथेन अमाइन। तो अच्छा, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में अगर हम देखें तो ये वाला कौन सा है, ये तो यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन है, ये तो 1 डिग्री अमाइन है और ये 2 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन में कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल होता है। यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है 1 2 3 4 5 6, दिस इज 2 हेक्सेनोन और ये दे रखा है 1 2 3 4 5 3 हेक्सेनोन। ठीक से देखो कीटोन के इधर मिथाइल है उधर ब्यूटाइल है, इसमें यहाँ पर कीटोन के इधर इथाइल है और उधर प्रोपाइल है। कहने का मतलब कीटोन के दोनों तरफ के जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है। ऐसे केसेस में ये जो आइसोमर होते हैं ये होते हैं मेटामर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मेटामर। यहाँ पर देखो ये कंपाउंड दे रखा है नंबर सी, नंबर सी का आप नेम देखिए क्या दे रखा है, इथेन अमाइड एंड हाइड्रोक्सी इथेन इमीन दे रखा है। हाइड्रोक्सी इथेन इमीन, ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये होता है, दिस इज इथेन अमाइड। और ये वाला हाइड्रोक्सी इथेन इमीन, सी डबल बॉन्ड एन को बोलते हैं इमीन। और ठीक से देखो तो इससे ये कैसे बनेगा, जब ये वाला H यहाँ पर आ जाए और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए तो ये प्रोसेस तो टोटामेरिज्म का होता है। तो यहाँ पर ये जो पेयर होंगे ये होंगे किसके, टोटामर। ठीक है। और लास्ट वाले में हम दे सकते हैं दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो के रेस्पेक्ट OH के रेस्पेक्ट में अगर ये पोजीशन 1 है तो ये 2 पोजीशन है, और ये पैरा है ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो देखो वहाँ पोजीशन 2 थी, यहाँ पोजीशन 4 हो रही है, तो डेफिनेटली ये तो पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। तो अगर ये ऑप्शंस हम मैच करें तो हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन सेकंड ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका मोलर मास गिवन है रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एंड 250 मिलीलीटर ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो बेसिक फॉर्मूले की जरूरत है, मोलालिटी मोलारिटी। तो सबसे पहले मोलालिटी की बात करें। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर हम कंसीडर करें
तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हम करेंगे। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन में गिवन क्या है, 500 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहां पर सॉल्वेंट का वेट तो गिवन नहीं है, सॉल्यूशन का गिवन है। अब सॉल्वेंट ऐसा जो कि सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, अल्टीमेटली वेट ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स से अप्रॉक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम यहां पर माने तो मोलैलिटी कितना गिवन है 0.25 इज इक्वल टू क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट W1 अपॉन 62 डिवाइडेड बाय 500, दैट इज वॉल्यूम या वेट आपको गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1000। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला मोलैरिटी का, तो क्योंकि मोलर एक्वस सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वेट ऑफ या मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर आप लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, दैट इज सिंपल। तो मोलैरिटी कितनी है 0.25, दैट इज W2 अपॉन 62 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे मोलर एक्वस सॉल्यूशन में, अपॉन वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, दैट इज 250 मल्टीप्लाई बाय 1000 के बराबर। एंड दिस वन इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। यहां से अगर आप इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 अगर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, सो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, 0.25 से 0.25 कैंसल आउट, तो 1 बाय 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं तो W2 अपॉन W1, 62 से 62 कैंसल आउट, 1000 से 1000 कैंसल आउट, सो दिस वन इज 500 अपॉन W2, सो 500 अपॉन 250, दैट्स इट। हमसे क्या पूछा है, मोलर का। सो अल्टीमेटली यहां पर हम देख लेते हैं, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या हुआ, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 2 बाय 1 और 2:1। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 ऑप्शन में अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का CFT थ्योरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और पूछ रहे हैं वेवलेंथ कौन सी लाइट की जो एब्जॉर्ब होती है। तो अपन जानते हैं डेल्टा O इक्वस टू क्या होता है, SC/λ एब्जॉर्ब्ड, और डेल्टा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के। तो जिस लिगेंड का फील्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगी, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उसमें एब्जॉर्ब जो रेडिएशंस है उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से है, साइनाइड। तो सबसे कम वेवलेंथ की जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे ये। साइनाइड के बाद अमोनिया, 6 अमोनिया जिसमें है वो इससे थोड़ा ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। फिर इसमें 5 अमोनिया हैं तो थोड़ा ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। और सबसे वीक लिगेंड वाटर हैं, सबसे कम स्प्लिटिंग कराएंगे, डेल्टा O की वैल्यू कम होगी और ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिया गया है केमिस्ट्री इन एवरीडे से। टॉपिक जो था फूड एंड प्रिजर्वेटिव, उसमें से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें दे रखा है असर्शन ए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल व्हेन एडेड टू बटर इंक्रीजेज इट्स शेल्फ लाइफ। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है ये एक प्रिजर्वेटिव होता है, और प्रिजर्वेटिव का रोल क्या होता है, जो खाने पीने की चीज़ें होती है उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाए, मतलब ज़्यादा टाइम तक उनकी लाइफ बनी रहे। तो डेफिनेटली ये जो असर्शन इसका ए है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, रीज़न है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन फूड। डेफिनेटली ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ही तो इनको काम में लिया जाता है, तभी तो ये प्रिजर्वेटिव है, मतलब इनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो रीज़न आ रहे वो भी करेक्ट है। और देखिए इसका ये है, the molecule BHA, butylated hydroxy anisole, commonly used as a food preservative, which normally act as antifungal and antiviral. BH reduces the rancidity of oil and fat, which helps in retaining the nutrients.
जनरली बटर में ऐसा होता है, बटर में ये मिलाया जाता है ताकि जो उसमें फैट्स वगैरह हो वो फर्दर ब्रेक ना हो, मतलब जो प्रोसेस उसका होता है वो स्लो हो जाता है। तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि ये जो कंपाउंड होता है BHA इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ये एज ए प्रिजर्वेटिव यहाँ पर हम यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो क्या, बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है द आइसोमेरिक ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड with molecular formula C4H8DBr having 2 chiral carbon atom is। तो जरा देखिए यहाँ पर अगर हम इन सब के स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है दैट इज 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉरी 3 नहीं, नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं। 4th ऑप्शन यहाँ पर देखो 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरो ब्यूटेन, इसका अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। नंबरिंग हम करते हैं यहाँ से 1 2 3 एंड 4। क्या बन रहा है कंपाउंड, देखिए 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरो ब्यूटेन। इसमें देखिए कायरल सेंटर अगर हम काउंट करें तो एक कायरल सेंटर यहाँ पर भी है और एक कायरल सेंटर यहाँ पर भी है, देयर आर 2 कायरल सेंटर। तो यही तो हमसे पूछा हुआ है कि किस स्ट्रक्चर में 2 कायरल सेंटर होगा। तो डेफिनेटली इसका जो 4th ऑप्शन होगा इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट बनता है वाइट कलर का, कार्डी वाइट कलर का, वो अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाता है। तो इन्होंने कहा है कि क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HNO3 गिव्स अ कार्डी वाइट प्रेसिपिटेट ए ऑन एडिंग AgNO3। AgNO3 मिलाएंगे क्लोराइड सॉल्ट में AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। और अमोनिया सॉल्यूशन में क्यों सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है AgNH3 का H2Cl। तो ये क्लोराइड सॉल्ट AgNO3 डालेंगे, AgCl बनेगा वाइट कार्डी प्रेसिपिटेट, NH4OH में ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। Ag+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 2 लिगेंड मोनोडेंटेट बॉन्डेड करेगा। Dipole moment is a vector quantity and by convention it is depicted by a small arrow with tail on the negative center and head pointing towards the positive center। करेक्ट है। ये स्मॉल एरो से जब इसे डिनोटेट करते हैं, ये स्मॉल एरो से, तो इसका हेड किधर रहता है, पॉजिटिव की तरफ, और टेल कहाँ रहता है, नेगेटिव की तरफ। और जब क्रॉस्ड एरो से इसे डिनोटेट करते हैं, NCERT में दिया हुआ है ये, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ये क्रॉस्ड एरो से करेंगे तो हेड आएगा नेगेटिव की तरफ और टेल आएगा पॉजिटिव की तरफ। तो द क्रॉस्ड एरो ऑफ द डाइपोल मोमेंट सिम्बोलाइजेज द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ चार्जेज इन द मॉलिक्यूल। और ये जो है इस तरह से एरो से डिनोटेट करते हैं इसमें। अच्छा, ये चार्जेज के शिफ्ट को नहीं बताता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्ट को बताता है ये। तो स्टेटमेंट सेकंड इसका इनकरेक्ट होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, आंसर 2 हो जाएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक कंपाउंड हमें ये दे रखा है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप गिवन है, जैसे C+OH एल्डिहाइड ग्रुप गिवन है, और यहाँ पर एक हमें दे रखा है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये कंपाउंड दे रखा है। हमें बताना है कि एसिडिक मीडियम में अगर इसका रिएक्शन हम करें तो क्या कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर देखो इस केस में 4 ऑप्शन हमें दे रखा है, बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए इस वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप दे रखा है एल्डिहाइड, इसमें दे रखा है अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक। हमको पता है कार्बोक्सिलिक का एल्डिहाइड से एज सच कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में जो अल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड से रिएक्शन करके हेमी एसिटल बनाता है, ये पता होना चाहिए। क्या बनाता है, हेमी एसिटल। तो ये देखिए इसका जो रिएक्शन है वो ये रहा। सबसे पहले क्या होगा मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये मिथाइल है,
सबसे पहले इस O पर मीडियम एसिडिक हमने लिया है, तो O पर अटैक किसका होगा, H+ होगा, मतलब एल्डिहाइड का यहाँ पर पहले प्रोटोनेशन होगा, तो ये हमें मिलेगा प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बढ़ जाती है, बहुत हद तक इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, और एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अल्कोहल का अटैक अब इस पर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अल्कोहल का ऑक्सीजन इस पर अटैक करके इस पाई बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इस वाले C पर ये क्या बना, OH, इस C से ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये इस डाईवैलेंट ऑक्सीजन का ये थर्ड बॉन्ड होगा, और जब ऑक्सीजन थर्ड बॉन्ड बनाता है तब उस O पे चार्ज प्लस भी आएगा। इन दोनों कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन है जिस पे चार्ज प्लस है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन चूंकि ट्राईवैलेंट है तो ये तो H+ रिलीज करेगा ताकि वापस से ये डाईवैलेंट फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ से ये वाला H ये रिलीज कर देता है, H+ रिलीज करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। इस मॉलिक्यूल को हमने कुछ इस तरह से रीअरेंज करा है। ये वाला जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है इसको हमने यहाँ पर ऐसे लिखा, इस CH से एक OH कनेक्ट है, तो देखो CH से एक OH कनेक्ट है, और इस वाले कार्बन से कौन होगा, H निकलने के बाद यहाँ बनेगा ईथर, और ये डाईमेथाइल एंड कार्बोक्सिलिक, तो ये ईथर डाईमेथाइल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा। अब इसके बाद देखो मीडियम एसिडिक है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ पर ये एस्टर ग्रुप है, और हमें पता है हाइड्रोक्सी में और एस्टर में रिएक्शन होता है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ये पता होना चाहिए, फेमस रिएक्शन है ये। तो इसका अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक का OH मिलकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव कर देंगे। तो यहाँ पर जब इस हाइड्रोक्सी का और कार्बोक्सिलिक का OH निकलेगा तो एस्टर फॉर्म होगा, और ये एस्टर साइक्लिक एस्टर होगा जिसको हम लैक्टोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऐसा 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बनता है, ये कीटोन बना और ये ईथर एज इट इज़ है ही सही, तो यही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो इसका जो 4th ऑप्शन है, यही 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो ये देख सकते हैं आप, ओवरऑल इसका जो आंसर होगा वो इसका ये 4th आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हैज इन एटमॉस्फेयर, बी ओजोन गेट्स प्रोड्यूस व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन रेडिकल, सी polychlorinated biphenyl act as cleansing solvent, and D blue baby syndrome occurs due to presence of excess of sulfate ion in water. Okay, choose the correct answer from the options given below. First है A, D, second A, B, C, third A and C only, and D या fourth that is B and C only. देखिए अगर हम बात करें A statement की, ammonium salt produce has in atmosphere, and yes this one is actually correct statement. Okay, ozone get produced when atmospheric oxygen react with chlorine radicals. Not at all. Actual में क्या होता है कि क्लोरीन रेडिकल जब ओजोन के कांटेक्ट में आता है तब O2 के साथ में ClO फ्री रेडिकल बनता है। सो B हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। अच्छा जी, उसके बाद में C की बात करते हैं। Polychlorinated biphenyl act as cleansing of solvent, and yes this one is actually correct statement. और यहां पर अगर हम D की बात करें, blue baby syndrome occurs due to presence of excess of not sulfate ion, that is actually nitrate ion. So D भी incorrect हमारा statement हुआ। B and D incorrect है, A and C only, ultimately third में है A and C only. So third, yes third will be our correct. अब यहां पर थोड़ा सा करेक्ट स्टेटमेंट में देख ले, अमोनियम सॉल्ट आर मेजर कंपोनेंट फॉर बोथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एरोसोल एंड वेट डिपोजिटेड, एंड थर्ड की अगर हम बात करें PCB बिलोंग्स टू अ ब्रॉड फैमिली ऑफ मैन मेड ऑर्गेनिक केमिकल विच इज नोन एज क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अल्टीमेटली फर्स्ट एंड थर्ड दोनों करेक्ट है, जो कि या A एंड C दोनों करेक्टेड है, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। फ्रोज फ्लोटेशन मेथड में रोटेटिंग पैडल एजिटेटेड द मिक्सचर टू ड्राइव एयर आउट ऑफ इट। गलत है ये भाई, उसे जब अपन एजिटेटेड करते हैं स्टीरर के द्वारा तो उसका पर्पज क्या रहता है,
फ्रोथ बनाना, फ्रोथ जनरेट करना, एयर को बाहर निकालना पर्पज नहीं होता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आयरन पायराइड आर जनरली अवॉइडेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ड्यू टू इन्वायरमेंटल रीज़न, बिल्कुल सही है। आयरन पायराइड FeS2 का अगर कंबशन कराओगे तो आपको SO2 गैस मिलेगी, जो एयर में क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में क्या करेगी, पॉल्यूशन जनरेट करेगी, इसलिए अवॉइड करते हैं आयरन पायराइड को। इसलिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट, इन्हीं से आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। Which one among the following metal is the weakest reducing agent? अब वैसे तो इन्होंने कुछ कहा नहीं है मीडियम वगैरह, अगर मीडियम एक्वस नहीं है तब तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होगा, लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन में अगर डाल देंगे तो Li+ के स्मॉल साइज से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने से Li स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर एक्वस सॉल्यूशन में बात करें रिड्यूसिंग नेचर की, तो सबसे वीकेस्ट होगा सोडियम, फिर पोटेशियम उससे स्ट्रॉन्ग, रुबिडियम, देन सीजियम, और सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा लिथियम ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Li+ आयन। ये कंपनसेट कर देगा आयनाइज एनर्जी को। Total number of moles of AgCl precipitated on addition of excess of AgNO3 to 1 mole each of the, चलो पहले वाले में अगर आप AgNO3 डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, AgCl का 1 मोल। सेकंड वाले में डालेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, AgCl के 2 मोल। 2 क्लोराइड वहाँ बाहर है ना, जो आयनाइजेशन स्पेयर में है वही क्लोराइड सॉल्यूशन में आएंगे और वही प्रेसिपिटेट बनाएंगे। यहाँ पर आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, कोई भी क्लोराइड बाहर नहीं है, और इसमें AgCl डालेंगे, AgNO3 डालेंगे तो AgCl के 2 प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो टोटल आपको कितने मोल मिलेंगे इन चारों कॉम्प्लेक्स से, 5। फर्स्ट से 1 मोल, 2 मोल, नो प्रेसिपिटेट, 2 मोल। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज आर। ए स्टेटमेंट, वाटर वेपर आर एब्सॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसका कारण सर, अगर हम बात करें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में वाटर वेपर एब्सॉर्ब होते हैं ना कि एडसॉर्ब, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, दैट इज ए का वाटर वेपर्स आर एब्सॉर्ब ना कि एडसॉर्ब बाय एनहाइड्रस CaCl2। अच्छा, बी स्टेटमेंट की बात करें, देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन। देखिए एडसॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, तो एडसॉर्प्शन में सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है। सो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे। एज द एडसॉर्प्शन प्रोसीड डेल्टा H becomes more and more negative, and D adsorption is accompanied by decrease in entropy of the system। तो देखिए अगर हम बात करें, एडसॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, जैसे जैसे एडसॉर्प्शन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस, वो तो सरफेस पे आके एडसॉर्ब हो गए, तो मॉलिक्यूल की रैंडमनेस डिक्रीज होगी, एंड मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस दैट इज इक्वल टू डेल्टा S। रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। अल्टीमेटली डी जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। और सी स्टेटमेंट की बात करें तो, अच्छा डेल्टा S तो हमारा कम हो रहा है, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा G एडसॉर्प्शन प्रोसेस के लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो नेगेटिव होगा। अब टी डेल्टा S में अगर डेल्टा S हमारा कम हो रहा है तो माइनस ऑफ टी डेल्टा S वैल्यू कम हो रही है, तो अल्टीमेटली जो हमारा डेल्टा H है वो नॉट मोर एंड मोर नेगेटिव, लेस एंड लेस नेगेटिव होगा। तो यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है, डेल्टा H बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव होगा, राइट क्योंकि डेल्टा H भी नेगेटिव, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, लेस एंड लेस नेगेटिव होगा। तो दैट मींस सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अच्छा जी, अल्टीमेटली कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, 2
स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ अ हाइड्रोकार्बन ए हैविंग 85.8% कार्बन इज, जहां पर मोलर मास ए का गिवन है 84 ग्राम पर मोल। अब देखिए यहां पर टोटल 100% हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें 85.8% कार्बन है। कार्बन कितना है 85.8%, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 100 माइनस 85.8 14.2% के बराबर। अब 14.2% अगर हाइड्रोजन है और टोटल मोलिकुलर मास हमारा 84 के बराबर है, तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन का कितना वेट हो जाएगा, मास हो जाएगा, तो मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 14.2% ऑफ 84 एंड दिस वन विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू, दैट इज अप्रॉक्स इज इक्वल टू बच्चों यहां पर 12 के बराबर हो जाएगा। अब मास ऑफ हाइड्रोजन 12 के बराबर हुआ, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हुए, सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट इज सिंपली पर मॉलिक्यूल है, तो 12/1 इज इक्वल टू 12 के बराबर हो जाएगा। 12 हमारा करेक्ट आंसर। The number of given orbital which have electron density along the axis. Along the axis कौन कौन से ऑर्बिटल की डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन, px, py, pz, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये बिटवीन द एक्सेस होंगे dxy, dyz, dzx, तो आंसर 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है 28 लीटर ऑफ CO2 is produced on complete combustion of 16.8 लीटर gaseous mixture of ethene and methane 25 डिग्री सेल्सियस पर और 1 atm प्रेशर पर। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस इज, सो इस प्रोसेस में कितनी हीट इवॉल्व होगी वो हमें किलो जूल में कैलकुलेट करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो डेल्टा H कंबशन ऑफ CH4 एंड इथीन रिस्पेक्टिवली गिवन है, तो अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में कंबशन तो हम मिथेन और इथीन का ही कर रहे हैं, तो टोटल जो हीट इवॉल्व होगी दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मिथेन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा H ऑफ C ऑफ CH4 माइनस 900 गिवन है, इवॉल्व हीट पूछी है तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय प्लस 900 हो जाएगा, प्लस मोल्स ऑफ इथीन दैट इज C2H4 मल्टीप्लाई बाय 1400 के बराबर हो जाएगा। अब कैसे भी करके कंबशन प्रोसेस हमें करना है, मोल्स ऑफ मिथेन एंड इथीन निकालना है, तो सबसे पहले तो इथीन का कंबशन हम करेंगे, दैट इज C2H4 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप करें। हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बनेगा। अब इसे बैलेंस करेंगे, सो बैलेंसिंग इज नॉट अ बिग डील। ये हुआ 2 मोल CO2, ये 4 और यहां पर एक H2, सो दिस वन इज 4 एंड 5 हाइड्रोजन, सो दिस वन इज 2 हाइड्रोजन, तो अल्टीमेटली ये हुआ 3 के बराबर। अब देखिए फोकस हमारा कहां है, टोटल जब कंबशन हो गया है तो हमारा CO2 का वॉल्यूम गिवन है। अच्छा जी, और इनिशियल गैसेस मिक्सचर है 16.8 लीटर। अब माना इनिशियल पर अगर हम बात करें t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर x लीटर हमारा C2H4 है, तो जब कंबशन हो गया लेट्स से t इज इक्वल टू t टाइम पर, तो 1:2 रेशियो में इथीन और CO2 है, तो हमारे पास 2x लीटर कंबशन के बाद में CO2 का वॉल्यूम मिल जाएगा, नंबर 1। और अगर हम मिथेन का कंबशन करें तो मिथेन के कंबशन की पहले बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं, तो एक एक कार्बन है, हाइड्रोजन यहां पर 4 हैं, सो दिस वन इज 4, सो अल्टीमेटली दिस वन इज बैलेंस रिएक्शन। इनिशियल टाइम पर आप ही बताइए कितना मिथेन का वॉल्यूम होगा, टोटल है हमारा 16.8 लीटर, अल्टीमेटली उसमें से इथीन का गायब कर देंगे वॉल्यूम, तो 16.8 माइनस x के बराबर होगा। जब आपका कंप्लीट कंबशन हुआ तो t सेकेंड पर CH4 एंड CO2 1:1 रेशियो में, अल्टीमेटली 16.8 माइनस x लीटर हमारा CO2 हो जाएगा। सो आफ्टर कंबशन या टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 की अगर हम बात करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो गया बच्चों, दैट इज 2x प्लस 16.8 माइनस x इज इक्वल टू कितना गिवन है, कंप्लीट कंबशन में 28,
लीटर यहां पर गिवन है, तो x का वैल्यू यहां पर आ जाएगा. सो 28 अल्टीमेटली x, सो दिस वन इज 11.2 लीटर के बराबर. x की वैल्यू आ गई. हाँ जी, x की वैल्यू आ गई 11.2 लीटर. तो यहां पर इथीन का वॉल्यूम कितना होगा? 11.2 लीटर के बराबर. सो वॉल्यूम ऑफ C2H4 इज इक्वल टू 11.2 लीटर के बराबर है. गैस है, PV इज इक्वल टू nRT. सो मोल्स ऑफ C2H4 हमें निकालने हैं. मोल्स ऑफ C2H4 इज इक्वल टू प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 11.28 लीटर डिवाइडेड बाय लीटर एटीएम में है तो 0.0821 इन लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, आर की वैल्यू, एंड वॉल्यूम ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं. ठीक है. और टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा कितना? 25 या 298 केल्विन के बराबर. ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम ऑफ CH4 की बात करें, दैट इज 16.8 माइनस 11.2 के बराबर हो जाएगा. तो 16.8 माइनस 11.2 दैट इज इक्वल टू 6 एंड दिस वन इज 5.6 के बराबर. सो 5.6. अच्छा जी, तो 5.6 लीटर हुआ. तो यहां से मोल्स ऑफ CH4 भी हमारे पास आ गए. कितने? 1 इंटू 5.6 अपॉन 0.0821 इंटू 298 के बराबर. मोल्स ऑफ इथीन आ गए, मोल्स ऑफ मिथेन आ गए. वेल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अब वैल्यू को पुट अप करेंगे. कैलकुलेशन के बाद मोल्स ऑफ मिथेन एंड मोल्स ऑफ इथीन, जस्ट फॉर सेविंग टाइम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख दिया गया है. टोटल हीट कितना प्रोड्यूस होगा? 900 इंटू मोल्स ऑफ मिथेन that is equal to 0.2292 and plus moles of C2H4 that is 0.4574 multiply by 1400. तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे 846.64 that is approx equal to 847 हमारा आंसर हो जाएगा. So this one will be our final answer. क्वेश्चन यहां पर गिवन है, सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है और इस सेल के लिए ई सेल की वैल्यू 0.1115 वोल्ट गिवन है 298 केल्विन टेम्परेचर पर, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M3 प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁴ है. हमें A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. देखिए, सबसे पहले तो यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में M3 प्लस से आपका M प्लस बन रहा है और साथ ही साथ में आपका H2 गैस से H प्लस बन रहा है. सो H2 गैस से H प्लस बन रहा है. सो दिस वन बैलेंस इसको करेंगे. सो दिस वन इज सिंपली 2H प्लस. ओके जी. कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है? सर 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है. अल्टीमेटली N की वैल्यू 2 हुई. N की वैल्यू 2 हुई. नर्न्स इक्वेशन का हम यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू नर्न्स इक्वेशन, क्या है नर्न्स इक्वेशन? E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon N and log of concentration इस सेल में होगी, that is concentration of M plus upon concentration of M3 plus multiply by concentration of H plus raised to power 2 के बराबर. अच्छा, ये हमारे एक्वस फॉर्म में है. अब यहां पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, ये तो हुआ 1. N की वैल्यू 2 है. E नॉट की वैल्यू इस सेल के लिए 0.2 के बराबर है. M3 प्लस 2M प्लस. सो वैल्यूज को पुट अप करेंगे. 0.1115 इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ दैट इज 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 1 के बराबर हुआ. अच्छा जी, तो यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करेंगे. And this one is, let's say 0.2 minus 0.15. So 0.2 में से 0.1115 अगर माइनस हम करें, so this one is minus and this one is 8. Okay, so this one is 8. अच्छा जी, 8 and 0, isn't it? तो 0.0885 0.0885 एक बार क्रॉस चेक करेंगे. दिस वन इज 598 एंड दिस वन इज 8. ओके फाइन. सो इज इक्वल टू कितना हुआ? 0.059. 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁴ के बराबर. अच्छा जी, इसको आप कैलकुलेट करें. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.0885.
सो 0.177 इज इक्वल टू 0.059 एंड log ऑफ 10 raised to power a के बराबर हुआ. And this one is simply 0.177 divided by 0.059. तो 0.059 सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 3 अगर हम करें, सो 7 and 2 7 1, ओके 0.177. सो ये 3 टाइम्स कैंसल आउट. 3 इज इक्वल टू log ऑफ 10 raised to power a के बराबर हुआ. log की प्रॉपर्टी log ऑफ m raised to power n and log ऑफ m के बराबर. सो 3 इज इक्वल टू a इंटू log 10. log 10 की वैल्यू 1, सो a इज इक्वल टू 3 के बराबर आ चुका है. अल्टीमेटली फाइनल आंसर हमारा 3 होगा. क्वेश्चन यहां पर गिवन है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम द फॉलोइंग इज ए बी सी डी ई. 5 पेयर्स हमारे पास गिवन है. हमें पता करना है किन पेयर्स में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी के बराबर होता है. आर टी कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स पाई प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी के बराबर हुआ. आई इंटू सी की वैल्यू हम सभी के लिए फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करें, सो ए ऑप्शन में पाई ऑफ C2H5OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है. आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और C की वैल्यू 0.5, दैट इज इक्वल टू 0.5 के बराबर. और सेकंड के लिए पाई ऑफ KBr, आई की वैल्यू 2 हुई, K प्लस एंड Br माइनस, और साथ ही साथ में 0.25 से मल्टीप्लाई तो 0.5. पाई की वैल्यू सेम है तो एक पेयर तो हमें मिला. ओके जी, अब सेकंड पेयर की बात करते हैं. अगर हम बात करें सेकंड पेयर की, सो पाई ऑफ K4 FeCN होल 6. सो दिस वन इज इक्वल टू बेसिकली 0.1. अच्छा जी, सो 0.1 इंटू इसके लिए आई की वैल्यू 4K प्लस और एक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज, सो 5 के बराबर 0.5. और सेकंड के लिए पाई की वैल्यू दैट इज इक्वल टू FeSO4 NH4 होल ट्वाइस एंड SO4, दैट इज 2 + 2 + 1, दैट इज इक्वल टू 5. आई की वैल्यू 5 हुई. और यहां पर अगर हम बात करें 0.1, 5 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.5. दोनों वैल्यू सेम. एक और पेयर हमें मिल चुका है. अब थर्ड की बात करेंगे, पाई ऑफ K4 FeCN होल 6, दैट इज इक्वल टू आई की वैल्यू अगेन 5 जैसा कि डिस्कस किया हुआ है, एंड दिस वन इज 0.05, सो 0.25 के बराबर हुआ. नंबर 1. एंड सेकंड पाई ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, C हमारे पेयर में दैट इज 0.25 Na प्लस Cl माइनस, दैट इज इक्वल टू 2. सो दिस वन इज 0.5 के बराबर. पाई की वैल्यू डिफरेंट है तो थर्ड पेयर हमारा मैच नहीं हो रहा. अच्छा जी, डी की बात करते हैं. ए मैच हुआ, बी मैच हुआ, सी मैच नहीं हुआ, और डी दैट इज पाई ऑफ NaCl दैट इज इक्वल टू बच्चों 0.15 इंटू आई की वैल्यू 2 तो 0.3 के बराबर. एंड पाई ऑफ BaCl2 दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 3 0.3 के बराबर. BaCl2 एक Ba2 प्लस 2 Cl माइनस, डी भी मैच हुआ. और ई की अगर हम बात करें, सो पाई ऑफ KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2. KCl में आई की वैल्यू 2, MgCl में 3, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई बाय 0.02, सो दिस वन इज सिंपली 0.1 के बराबर. एंड पाई ऑफ KCl दैट इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई K प्लस एंड Cl माइनस तो 2, 0.1 के बराबर. तो यहां पर डी और ई पेयर भी मैच हो चुका है. 4 पेयर हमारे मैच हो रहे हैं. अल्टीमेटली 4 विल बी अवर करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है. द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करने हैं. देखिए वन बाय वन बात करते हैं. रिएक्शन कंप्लीट्स इन 1000 सेकेंड. अच्छा देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, चाहे कोई भी हो. 1000 सेकेंड तो नहीं हो सकता. तो ए तो हमारा स्टेटमेंट ही गलत हुआ. अच्छा, द रिएक्शन हैज
a half life of 500 सेकेंड। अच्छा जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻³ ओके बच्चों, देखिए यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻⁻6 हुआ, तो आप ही देखिए 693 अपॉन 4.6 इंटू 10⁻⁶ क्या आपका 500 के बराबर होगा? कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 500 सेकंड के बराबर कभी नहीं आने वाला, 150 समथिंग अराउंड कुछ होगा। सो बी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। सिंपल राइट? और यहां से चलते चलते एक और चीज देख लेते हैं। ई की अगर हम बात करें, द रेट एंड रेट कांस्टेंट हैव द सेम यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नॉट एट ऑल। अगर हम बात करें लेट्स से ई की, सीओडी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ई की अगर हम बात करें तो के की यूनिट क्या होती है? यस, सेकंड इनवर्स। और रेट की यूनिट क्या होती है? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। सो मोल पर लीटर इंटू 1 अपॉन सेकेंड इक्वल तो नहीं होती, ई भी गलत है। तो सर यहां तो तीन गलत हो सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, अभी 2 बाकी है। चलिए जी, तो इन शॉर्ट कंक्लूजन अगर हम करें, ए बी ई तो अभी गलत पाए गए। सी की बात करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 25 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी की वैल्यू में लिखूं तो 2.303 अपॉन के एंड लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स के बराबर होता है। यह बात तो क्लियर है। और यहां पर ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ए माइनस एक्स टी टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। सो अल्टीमेटली अगर टी ऑफ 10% हमें निकालना है, दैट इज 2.303 अपॉन के एंड लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू, शुरू में था 100 और टी 10% जब कंप्लीट हुआ तो बचा 90। दैट्स इट। सो दिस वन इज इक्वल टू, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लेते हैं, 2.303 अपॉन के। सो 2.303 अपॉन के एंड लॉग ऑफ 10 माइनस 9 या 10 अपॉन 9, लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 9, डायरेक्ट लिख देता हूं, लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 9। सो लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 9, लॉग ऑफ 9 दैट इज 3⁻² के बराबर। सो 2 लॉग ऑफ 3 के बराबर, 1 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 3 0.48, वैल्यू यहां पर गिवन है अप्रॉक्स। सो 1 माइनस 0.96 इज इक्वल टू 0.04 के बराबर। सो यहां से t एट 10% हमारे पास मिल गया 2.303 अपॉन के एंड दिस वन इज 0.04 के बराबर। ऐसे ही t एट 90% कितना होगा बच्चों? 2.303 अपॉन के एंड लॉग ऑफ 100 अपॉन 90% कंप्लीट हुआ, 10% बचा, दिस वन इज लॉग ऑफ 10। ये वैल्यू अगर हम देखें तो log 90% कितना आ रहा है? 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ 10, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और t ऑफ 10% दैट इज 2.303 अपॉन के इंटू 0.04। आप रेशियो ले लीजिए। सो t ऑफ 90% डिवाइडेड बाय t ऑफ 10% दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.04, दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, सो 25 टाइम्स। दैट्स इट बच्चों। अगर C की बात करें, the time required for 10% completion is 25 times the time required for 90% completion. So C एकदम करेक्ट है। चलिए अब D की बात करते हैं। The degree of dissociation is equal to 1 minus e raised to power minus kt के बराबर। Degree of dissociation क्या होता है? Degree of dissociation alpha is equal to, well this one is simply a upon x या x upon a के बराबर होता है। ये चीज तो हम जानते ही हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से अगर हम देखें तो e रेस्ट टू पावर kt इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस एक्स के बराबर हुआ। अब यहां पर थोड़ा सा x अपॉन a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे होगी? e रेस्ट टू पावर माइनस kt इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन a के बराबर। e रेस्ट टू पावर माइनस kt इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स a अपॉन a के बराबर। ओके जी, सो यहां से आप निकाल सकते हैं वैल्यू। सो अल्टीमेटली x अपॉन a इज इक्वल टू 1 माइनस e रेस्ट टू पावर माइनस kt के बराबर होगा। जी हां होगा। अल्टीमेटली
डी भी एकदम करेक्ट है। सी और डी करेक्ट है, ए बी ई गलत है। हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 इज अवर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है बेस्ड ऑन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। फिगर यहां पर गिवन है, एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल इन बल्क है, यहां पर लिक्विड में एक मॉलिक्यूल को फोकस किया गया है और एक सरफेस पर हमारा मॉलिक्यूल है। ए स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन इज द आउटकम ऑफ इक्वल अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल इन बल्क। देखिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले तो बल्क और सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल का टोटल अगर हम फोर्स की बात करें, बल्क के मॉलिक्यूल में चारों ओर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, सो जितने अट्रैक्शन फोर्स हैं, क्योंकि चारों ओर सेम मॉलिक्यूल हैं तो ओवरऑल अट्रैक्शन फोर्स बराबर होगा, सो इसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स यहां पर है। ठीक है। और अगर सरफेस की बात करें तो नीचे तो लिक्विड है, ऊपर गैस है, अल्टीमेटली लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स अलग होगा और गैस में अलग होगा, तो यहां पर जो ओवरऑल फोर्स है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स है और इसकी वजह से एड्सॉर्प्शन भी होता है। सरफेस टेंशन is the outcome of equal attractive and repulsion forces acting on the liquid molecule in bulk. Not at all. सरफेस पर अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन बनता है, तो ए स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हुआ। Surface tension is due to uneven forces, yes, acting on the molecule present on the surface. So this one is what about surface tension. So B अगर स्टेटमेंट की बात करें, so B स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। So this one is correct statement. अच्छा जी, the molecule in the bulk can never come to the liquid surface. So molecule in the bulk can come to the liquid surface because liquid है, molecules तो मूव करते रहते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये इनकरेक्ट हुआ, ये भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। अब डी की ओर बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेपर प्रेशर इफ सिस्टम इन अ क्लोज सिस्टम, या प्रेशर इफ सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम। अगर ये क्लोज सिस्टम हुआ तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही हैं जो कि वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। सो यस, डी ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। बी और डी हमारे करेक्ट हैं। अल्टीमेटली बी और डी कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट हुए? 2। सो 2 विल बी अवर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। नंबर ऑफ कंपाउंड गिविंग फर्स्ट रेड कलराइजेशन विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल्सो टू पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो देखो ये हमें याद है, ये CAN कैन टेस्ट हम इसको कहते हैं, जिसमें अल्कोहल की रिएक्शन हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से कराते हैं, ऑक्सीडाइज होता है और रेड कलर प्रोडक्ट भी बनाता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो कंपाउंड यहाँ पर दे रखे हैं इसमें कौन कौन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, साथ में हेलोफॉर्म भी देगा। तो हमें पता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कौन देते हैं? अल्कोहल। कौन देते हैं? ये देखिए यहाँ पे ये हमने दिया सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कौन देते हैं? अल्कोहल देते हैं। अच्छा, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा अल्कोहल देंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन वही अल्कोहल देंगे जिसमें इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो कंडीशन ये है, पहली बात तो अल्कोहल होना चाहिए, दूसरी बात ये मतलब ये होना चाहिए किसके लिए? CAN टेस्ट के लिए, कैन टेस्ट के लिए, और हेलोफॉर्म के लिए ऐसा ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ जितनी भी कंपाउंड है हमें ये देखना है किसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो पहले वाले में हम देख रहे हैं कि इसमें कीटोन है, ये हेलोफॉर्म तो देगा लेकिन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट ये नहीं देगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इस वाले में ये यस अल्कोहल है और सेकंड कार्बन पर OH है, ये दोनों ही रिएक्शन शो करेगा, तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर एल्डिहाइड ये वाला एल्डिहाइड हेलोफॉर्म तो देगा बट सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट ये नहीं देगा, तो डेफिनेटली ये इसका आंसर भी नहीं होगा। ये वाला अल्कोहल सेम, ये भी दोनों ही टेस्ट देगा, हेलोफॉर्म भी देगा और CAN जो कैन टेस्ट होता है वो भी देता है। ईथर ना, ये तो टेस्ट ऐसा देता ही नहीं है। यहाँ पर जो अल्कोहल है ये अल्कोहल
CAN टेस्ट तो दे देगा, लेकिन ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ये वाला अल्कोहल दोनों ही रिएक्शन शो करेगा, अल्कोहल भी है, CN टेस्ट भी देगा एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन भी शो करता है। ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता है। तो टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 कंपाउंड ही ऐसे होंगे जो एट ए टाइम ये दोनों टेस्ट दे सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।